हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुडिशियल अफेयर। आज हम इस वीडियो में जितने भी लाइव लॉ के इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो डिस्कशन के लिए ज़रूरी हैं वेरियस जुडिशरी एग्जाम से रिलेटेड, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि 19 अगस्त 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट लाइव लॉ के आर्टिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये दोनों आर्टिकल जो हैं वो कंबाइन करके हम डिस्कस करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब जब जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चार्जशीट फाइल करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे जो है वो पर्सन को कस्टडी में यानी कि अरेस्ट करना ज़रूरी है। ये कस्टडी और ये अरेस्ट करना मैंडेटरी है या नहीं, क्या कंट्रोवर्सी है, वो हम इस वीडियो में डिटेल में इन दोनों को कंबाइन करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड है कि प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। क्या है ये 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या हमें किन चीज़ों का याद रखना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एनरिका लेक्सिस केस है एक, जो लॉ ऑफ सी के लिए, जब भी लॉ ऑफ सी की बात आती है तो इस केस का नाम जरूरी है क्योंकि ये इंडिया और इटली से रिलेटेड है। क्या था इस केस में, जो है स्टे लगाया गया है 2 करोड़ के कंपनसेशन को। ये कंपनसेशन पर स्टे लगाना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये केस क्या था इसमें, और इसे डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट आर्टिकल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे गुजरात में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021 है, उसके ऊपर एससी ने क्या कमेंट किया है और ये क्या है ये एक्ट एक्चुअल में, वो हम इस वीडियो में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रेसिडेंट ने असेंट दी है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को टू रिस्टोर द पावर टू आइडेंटिफाई एससीबीसीज। तो क्या है ये, वो हम डिस्कस करते हैं, बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 102 यानी कि 102वीं अमेंडमेंट बिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास की थी। 2017 में इसे इंट्रोड्यूस किया था और 18 में इसे पास किया था। इसमें क्या हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, जो ओबीसी के, जो हाई नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल में इसका मेंशन किया गया था, इसकी इंपॉर्टेंस जो है बढ़ा दी गई थी। ये किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 102वीं अमेंडमेंट बिल के तहत। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि महाराष्ट्र ने मराठा रिजर्वेशन जो है वो ला दिया। और ये जो है कि जो टोटल जैसे 100 सीट्स हैं तो ये मोर देन 50% से भी ज़्यादा जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई थी। तो ये क्या हुआ, ये एक्चुअल में एक इंदिरा साहनी जी की जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट से कि अगर आप जो स्टेट जो है वो कोई भी रिजर्वेशन दे रहे हैं, सेंटर या स्टेट, तो वो 50% का कैप ब्रीच नहीं करना चाहिए। यानी कि हम जो जो स्टेट्स जो हैं, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अगर रिजर्वेशन देती है तो वो मैक्सिमम 50% तक ही दे सकती है, उससे ज़्यादा जो है वो रिजर्वेशन नहीं दे सकती। ये इस केस में कहा गया था। लेकिन जो ये मराठा जजमेंट थी, ये इस केस को वॉयलेट कर रही थी। जो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसे ये वॉयलेट कर रही थी। तो इस केस में क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो मराठा रिजर्वेशन को नल एंड वॉइड किया। उन्होंने कहा कि ये जो है ये इसके इस जजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। जो एक एक्स्ट्रा बात उन्होंने कही वो कही कि स्टेट के पास तो ओबीसी लिस्ट बनाने का ही राइट नहीं है। ये जो ओबीसी लिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर बना सकती है। इसी पर जो है वो इतना बवाल हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक ये होता आया था कि स्टेट के पास भी पावर थी और सेंटर के पास भी पावर थी, दोनों जो है वो अपनी ओबीसी लिस्ट बना सकती थी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बिहार झारखंड है, वहाँ पे बनिया कम्युनिटी जो है वो ओबीसी लिस्ट में आती हैं क्योंकि वो वहाँ पे माइनॉरिटी है, लेकिन सेंटर में वो नहीं आती। इट मीन्स कि अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी निकलेगी, उस स्टेट में कोई वैकेंसी निकलेगी, तो बनिया को है वो ओबीसी का स्टेटस मिलेगा और वो जो है ओबीसी की तरह अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर सेंटर की कोई निकलती है तो स्टेट और सेंटर जो भी जो है इन दोनों ओबीसी लिस्ट में है, उन दोनों को इसका लाभ मिलेगा। अगर, तो अब क्या हुआ, उन्होंने इसे नल एंड वॉइड कर दिया। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जितनी भी, उन सभी का ये कहना था कि स्टेट को भी पावर होनी चाहिए और सेंटर को भी पावर होनी चाहिए अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने के लिए। तो इसी के लिए जो है ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया, 127th अमेंडमेंट बिल ये इंट्रोड्यूस किया गया और अब इसे असेंट मिल गई है और ये हमारा बन गया है 105th अमेंडमेंट एक्ट। एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें याद रखना है कि 102 अमेंडमेंट बिल क्या था, 105th अमेंडमेंट बिल क्या है और कौन कौन से आर्टिकल में जो है ये अमेंडमेंट की गई है। क्योंकि अब जो है वो स्टेट भी ओबीसी लिस्ट बना सकते हैं और सेंटर भी ओबीसी लिस्ट बना सकते हैं। तो कुछ आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। कौन कौन से आर्टिकल्स को अमेंड किया गया है? आर्टिकल 338 बी, आर्टिकल 342 ए एंड आर्टिकल 366। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी है। आई होप आपको सारा का सारा 105th अमेंडमेंट से रिलेटेड क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हम डिस्कस करेंगे एनरिका लेक्सिस केस के ऊपर। क्या है ये एनरिका लेक्सिस केस, डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली लॉ ऑफ सी
यानी कि हमें मालूम है कि जो हमारी अर्थ है उस पर 70% से ज़्यादा जो है वो पानी है, वाटर है। तो वहाँ पर वेरियस शिप्स भी जाती हैं, और ये जो सीज हैं ये बहुत ही रिच रिसोर्स हैं मिनरल्स के, और वेरियस वेरियस जितने भी हमारे जो एक्चुअली पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लैंड पर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अभी सफिशिएंट नहीं है। तो सी को एक्सप्लोर करना ज़रूरी हो गया था अब हमारी हमारी नीड को कंप्लीट करने के लिए। तो इनके ऊपर लॉ जो है वो होना ज़रूरी है। तो इसी के लिए क्या है कि लॉ ऑफ सीज लाए गए थे पहले। अब ये टेरिटोरियल सी क्या होता है, हाई सी क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है कि एक जेनेवा कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी आई थी 1958 में, और जेनेवा कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1916 में भी आई थी, जो कि फेल हो गई थी। और अब क्या इम्प्लीमेंट होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक नेम और याद रखना है, अरविंद पाडो का, जिसे हम फादर ऑफ लॉ ऑफ सी कन्वेंशन भी कहते हैं। इन्हीं के एफर्ट से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982 में लाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1982 में ये लाई गई थी, और ये इम्प्लीमेंट कब से स्टार्ट हुई थी, 16 नवंबर 1994 में। क्या है ये डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इसको डिस्कस करने से पहले सबसे हमें पहले डिस्कस करना होगा कि देखिए, जो जैसे हमारा लैंड है, हम कोस्ट पर गए, कोई बीच है, तो वहाँ पर जो है, वहाँ से जहाँ पर जो पानी है वो एक्चुअली क्या होता है कि जो सी है उसमें क्या होता है कि लहरें कभी आगे आती है कभी पीछे जाती है। जो सबसे ज़्यादा पीछे कभी चली जाती है, तो उस एरिया को, उस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, वो हमारी बेस लाइन है। उस बेस लाइन से आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि अराउंड 20 किलोमीटर कह लीजिए, बेस लाइन से 20 किलोमीटर तक जो है वो टेरिटोरियल सी कहलाता है। यानी कि बेस लाइन से 20 किलोमीटर तक जो है, उस स्टेट को, उस गवर्नमेंट को, उस कंट्री को पूरे के पूरे राइट होते हैं, वो कुछ भी पूरी तरह से उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। फिशरी राइट उनको होते हैं, सभी के सभी राइट उनको दिए जाते हैं। यानी कि पूरा टोटल कंट्रोल होता है। और इस 12 नॉटिकल माइल से नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल तक कहलाता है कॉन्टिजियस जोन। इस कॉन्टिजियस जोन में क्या होता है कि कुछ सोवरेन राइट होते हैं टैक्सेशन के, लेकिन ज़्यादा राइट उन्हें नहीं मिलते कंट्री को। तो ये कंटिजियस जोन कहलाता है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या कहलाता है, यानी कि बेस लाइन से 200 किलोमीटर, ये हम बेस लाइन से काउंट करेंगे, ये क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक इकोनॉमिक जोन है। तो इसमें क्या होता है, सोवरेन को राइट होता है एक्सप्लोर करने का, एक्सप्लोइट करने का, कन्वर्जेशन और मैनेजिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ द वाटर कॉलम एंड अंडरलाइन कंटिनेशनल शेल्फ। एक कंटिनेशनल कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी होती है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, देखिए जैसे ही हम सी के एक तरफ आगे बढ़ते हैं, तो जो नीचे जो लैंड एरिया है वो क्या डिक्रीज होता जाता है, यानी डेप्थ जो है वो बढ़ती जाती है। तो जहाँ पे ये जो डेप्थ है वो बिल्कुल ही नीचे तक चली जाती है, तो वो जो है वो उससे, और वो 200 नॉटिकल माइल से आगे का जो एरिया होता है, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो डिक्रीज हो रही है, और 200 नॉटिकल माइल से का जो आगे का एरिया है वो क्या कहलाता है, वो हाई सी कहलाता है। उस पर किसी भी कंट्री का राइट नहीं होता है, वो जो है फ्री होती हैं, और सभी की सभी कंट्रीज का उस पर राइट होता है, यानी कि कोई भी कंट्री आ जा सकती है, और किसी भी कंट्री का उस पर राइट नहीं होता। ये जो है ये कन्वेंशन थी, इसमें ये सब कुछ कहा गया था। तब इस एनरिका लेक्सी केस में क्या हुआ था कि जो इटली की जो शिप्स हैं वो जो है हमारे कोस्टल एरिया में, जो साउथल कोस्टल एरिया है कोची के आसपास, यानी कि इंडिया के कंटिनेंटल शिफ्ट में, यानी कि 200 नॉटिकल माइल, सॉरी 20 नॉटिकल माइल के आसपास वो थी। वहाँ पे क्या हुआ था, इनकी जो इटली की जो शिप्स थी, जो मिलिट्री शिप्स थी, नेवी की शिप्स थी, इन्होंने जो है फायर कर दिया था, जिससे जो है हमारे दो फिशरमैन जो है वो मर गए थे, उनको उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद एक केस चला इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, इंडिया का जुरिस्डिक्शन है इस पर, और इंडिया जो है वो ट्रायल ट्रायल कर सकती है इन इटली के जो पर्सन अरेस्ट किए गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो इटली जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया। वहाँ पे इटली का तर्क ये दिया गया, इटली ने कहा कि जो इंडिया का जो जुरिस्डिक्शन है वो इस केस पे नहीं है, क्योंकि कंटिजियस जोन पर जो है ये इंसिडेंट हुआ था। तो 2020 में जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का इस पर फैसला है। उन्होंने कहा कि यस, इंडिया का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने 10 करोड़ का कंपनसेशन दिया। कितना कंपनसेशन दिया ये हमें ज़रूरी नहीं है याद रखना। बस हमें ये याद रखना है कि जितने भी लॉ ऑफ सी, यानी कि जितने भी सीज पर कोई मैटर होता है उनको सोल्व करने के लिए कन्वेंशन लाई गई थी। जैसे अब इंडिया और इटली का जो है वो आमने सामने हो गए थे, और वो ये जो है इंसिडेंट किसी लैंड पर नहीं हुआ था, ना इंडिया की कंट्री में हुआ था, ना ही इटली की कंट्री के लैंड जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर हुआ था। ये जो है कंटीजियस जोन ऑफ इंडिया में हुआ था। आइडली ये होना चाहिए, लेकिन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इसे डिक्लाइन कर दिया और कहा कि इंडिया का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इस पर। तो ये लॉ ऑफ सी क्या है,
क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं कि जो एक्चुअली अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसे जरूरी नहीं है कि उसे अरेस्ट करना ही है बिफोर फाइलिंग द चार्जशीट। अब इसमें क्या है, बेसिकली सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि 170 ऑफ सीआरपीसी क्या कहते हैं। सेक्शन सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी में ये जो कस्टडी वर्ड लिखा हुआ है ना, ये इसी को क्लैरिफाई करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी डायरेक्शन दी है। इसमें लिखा हुआ है, इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड एज aforesaid, such officer shall forward the accused under custody to a magistrate। इसमें कहा गया है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है कि हाँ ये जो है ऑफेंस इसी ने ही किया है, वो ऑफिसर फॉरवर्ड करेगा एक्यूज को अंडर कस्टडी टू मजिस्ट्रेट। अब यहाँ से क्या है कि काफ़ी पुलिस ऑफिसर, काफ़ी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उन्हें लगता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूज अंडर कस्टडी मीन्स एक्यूज को अरेस्ट करना जरूरी है, तभी जो है वो मजिस्ट्रेट को है वो दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि अंडर कस्टडी का मतलब ये नहीं है कि आपको उसको अरेस्ट करना ही है। उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये सिर्फ इट मेरली कनेक्ट्स द presentation of the accused of the investigation officer before the court while filing the charge sheet। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ इतना कहता है कि प्रेजेंटेशन होना उसका एक्यूज का बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि अगर उन्हें लगता है कि जो पर्सन है वो एब्सकॉन्ड नहीं होगा, तो जरूरी नहीं है कि आपको उसे अरेस्ट करना ही करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लिबर्टी पर बहुत ज़्यादा जोर देती है। क्योंकि जो अगर एक बार कोई पर्सन अरेस्ट हो जाता है और उसे कस्टडी में रख लिया जाता है, तो एक सोसाइटी में स्टिग्मा भी तो अटैच हो जाता है कि ये पर्सन ने तो पक्का कुछ ना कुछ ऐसा किया ही होगा। लेकिन वो तब तक सिर्फ एक एक्यूज ही होता है, उस पर कोई डिसीजन नहीं आया होता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अगर पुलिस को लगता है कि वो एब्सकॉन्ड नहीं होगा तो उसे अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये लिखा गया है कि पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट, इट डजंट मीन दैट कि उसे अरेस्ट करना ही करना है। कैन अरेस्ट और हैव टू अरेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है, ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा मैटर क्या था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021। एक्चुअली ये लव जिहाद के ऊपर ये टॉपिक है, और गुजरात जो है थर्ड स्टेट बन गई है यूपी और मध्य प्रदेश के बाद, जिसमें ये लॉ इंट्रोड्यूस किया गया। इस लॉ में क्या है एक्चुअली, अगर कोई भी इंटर रिलीजन मैरिज करता है और वो पता चलता है कि वो किसी एल्योरमेंट के साथ थी, किसी फ्रॉड के साथ थी, किसी फोर्स के साथ थी, अगर ये पता लगता है, तो जिस पर्सन ने फोर्सफुली, जो सेकंड पर्सन है जिसके साथ उसने शादी की है, उसका कन्वर्जन कराया है अगर फोर्सफुली, तो उसे जो है लाइबल माना जाएगा। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस माना गया और उसे सजा का प्रावधान भी दिया गया है। तो इस पर अभी गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि ये जो है इंटरफेथ मैरिजेस पे अप्लाई नहीं होगा अगर वो विदाउट फोर्स, विदाउट एल्यूरमेंट और विदाउट फ्रॉडुलेंट मीन्स के साथ की गई है। यानी कि अगर कोई कंसेंट के साथ कन्वर्जन कर रहा है और कंसेंट के साथ जो मैरिज कर रहा है, तो ये जो एक्ट बनाया गया है इंटर रिलीजन एक्ट, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्लैरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये इंटरिम ऑर्डर पास किया है। आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो है ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है कि आप इस तरह के जो एक्ट पास करके हैं, पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे, क्या डेवलपमेंट है और क्या हमें पता होना चाहिए, बस हम वहीं तक सीमित रहेंगे। आई होप जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे लाइव लो के 19 अगस्त 2021 के, वो हमने डिस्कस किए हैं। कोई भी सजेशन हो आपका चैनल से रिलेटेड, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए, वॉच करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे जुडिशियल अवेयर चैनल को और शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आज की डिस्कशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। जय हिंद।